नमस्कार विद्यार्थियों। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता पर चौथा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में विद्यार्थियों हमने सर सैयद अहमद से बात प्रारंभ की थी। सर सैयद अहमद जिन्होंने 1857 के आंदोलन में अंग्रेज़ों की सहायता की, एक सरकारी पद पर रहते हुए। वो सर सैयद अहमद अंग्रेज़ों के काफ़ी करीब थे और अंग्रेज़ों की मदद से उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मदरसा खोला, स्कूल खोला, कॉलेज खोला। अलीगढ़ को मुस्लिम शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया और वहाँ एक प्रिंसिपल उन्होंने जो अपॉइंट किया, अंग्रेज प्रिंसिपल, जिनका नाम बेक के नाम से वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, थियोडर बेक। वो प्रिंसिपल 1883 से लेकर 1899 तक इन प्रिंसिपल साहब ने अंग्रेज़ों की पॉलिसी को आगे बढ़ाया और मुसलमानों को हिंदुओं से दूर करने का कार्य किया, काटने का कार्य किया। जो मुस्लिम बच्चे वहाँ पढ़ते थे उनके लिए वहाँ पर रहना आवश्यक था। वो रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट था और ताकि परिवार की कोई भी जो एक संस्कार है, विचार है, उससे वो दूर रहे और उन्हें एक नए आचार विचार संस्कार से तैयार किया गया। और बेक ने एक बार यह कहा कि देश में दो आंदोलन चल रहे हैं, पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का, दूसरा गो हत्या विरोधी। उसने जोर देकर कहा कि पहला आंदोलन ब्रिटिश विरोधी है और दूसरा आंदोलन मुस्लिम विरोधी है। अब हिंदू मुसलमानों का भी विरोध कर रहे हैं और हिंदू अंग्रेजों का भी विरोध कर रहे हैं, वो ये बात कहना चाहता है। और उसने हर वो कार्य किया जिससे दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर गैप पैदा हो, दूरी बने। जब ये सारा चल रहा था तो उस समय हिंदू प्रतिक्रिया भी हुई और उग्र हिंदू धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए। यद्यपि हिंदू धार्मिक पुनरुत्थान का सूत्रपात राजा राम मोहन राय द्वारा बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना से हुआ, हिंदू धर्म के जिस रूप ने उत्तर भारत और पश्चिम भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज को प्रभावित किया, उसके प्रतिनिधि स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज जहां एक और हिंदू कुरीतियों पर आक्रमण कर रहा था, वहीं गो हत्या के विरुद्ध भी आंदोलन चला रखा था। साधारणतः अंग्रेज जो थे, जो यहाँ ब्रिटिश भारत की गवर्नमेंट थी, वो भारतीय जनता की सामाजिक धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करते थे। हालांकि किया उन्होंने, जैसे सामाजिक की बात करें तो जैसे सती प्रथा है, विधवा विवाह है, ये इन पे कार्य किए, लेकिन फिर भी कोशिश करते थे कि हस्तक्षेप ना किया जाए। ऐसा ही धार्मिक परंपराओं में गोहत्या के संबंध में वे हिंदू सामाजिक मान्यताओं से अवगत थे, इसीलिए मांसाहारियों के लिए गो हत्या सार्वजनिक स्थानों से दूर सैनिक छावनियों में की जाती थी। 1800
82 में स्वामी दयानंद ने गोरक्षणी सभा की स्थापना की और इससे स्थितियां बिगड़ी। फलस्वरूप लाहौर, अंबाला, फिरोजपुर में गो हत्या के विरुद्ध फसाद हो गए। 1886 में लुधियाना और दिल्ली में दंगे हो गए। इस दृष्टि से 1893 का वर्ष बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ। दंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ स्थान से प्रारंभ हुए और जूनागढ़ तथा बंबई तक फैल गए और बंबई में सितंबर के महीने में 3 दिन तक दंगे होते रहे, जिसमें 80 जान चली गई। 300 मंदिरों को नुकसान पहुंचा, मस्जिदों को भी नुकसान पहुंचा, दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी हुई। इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप में एक धर्मनिरपेक्ष संस्था थी, पर उसके बहुत से सदस्य गोरक्षणी सभाओं के भी सदस्य थे। अब उनको अनुशासित करने के लिए कांग्रेस के पास में कोई मैकेनिज्म नहीं था, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता छवि पर आंच आने लगी। एक प्रोफेसर हुए जॉन मैकलेन, जिनकी एक पुस्तक है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली इंडियन कांग्रेस। इन्होंने अपनी पुस्तक में इन दंगों की वजह से कांग्रेस अधिवेशनों में मुसलमानों की गिरती सदस्यता की तरफ संकेत किया और इन्होंने बताया कि 1885 से लेकर और 1905 तक का यदि अधिवेशनों का अध्ययन किया जाए तो मुसलमानों की जो संख्या है, भाग लेने वाले मुसलमानों की संख्या, वो जहां कभी 13.5% थी कुल सदस्यों का, वो 7.1% रह गई। ये आपने बताया। हिंदू धार्मिक आंदोलनों की यही आक्रामक प्रवृत्ति पश्चिमी भारत, विशेषतः महाराष्ट्र में दिखाई पड़ती थी। इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक ने किया। विद्यार्थियों, वे स्वयं सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, परंतु विदेशी सत्ता के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए उन्होंने जिन राजनीतिक प्रतीकों का प्रयोग किया, उसका नतीजा हिंदू मुस्लिम विद्वेष में देखने को मिला। आप जानते हैं, उन्होंने शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया। शिवाजी को गोरक्षा के संदर्भ में भी जाना जाता था, तो उन्होंने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से मुस्लिम सुल्तान जिनके साथ में शिवाजी का फाइटिंग चला, उनके विरुद्ध जो शिवाजी का जो कारनामा था, उसको अतिरंजित रूप से प्रस्तुत किया। एक आइकॉन के रूप में शिवाजी को पहले प्रस्तुत किया और फिर उनके ऊपर जो कहानियां छपने लगी, जो लेख छपने लगे, शिवाजी को हीरो, और जो बीजापुर का जो सुल्तान था उसके सामने उसको कमतर प्रस्तुत किया जाने लगा। इसका प्रभाव यह पड़ा कि मुस्लिम लेखक बीजापुर और औरंगजेब जिसकी कैद से शिवाजी भागे, इनके समर्थन में मुस्लिम लेखक अपने तथ्य प्रस्तुत करने लगे। तो इससे एक माहौल विद्यार्थियों बिगड़ा। इसके बाद में उत्तरी पश्चिमी प्रांत में उस समय की जब हम बात करते हैं, उर्दू भाषा को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। इस प्रांत में
अरबी लिपि में उर्दू का प्रयोग खासकर जो सरकारी दफ्तर थे, कोर्ट अदालतें थीं, उनमें किया जाता था। अब बहुसंख्यक जो लोग थे वो देवनागरी के जानने वाले लोग थे, यानी कि हिंदी के जानने वाले लोग थे। तो अब यह मांग उठने लगी कि भाई उर्दू को तो कम लोग समझते हैं और देवनागरी को जो समझने वाले हैं वो 85% लोग हैं। तो उर्दू के स्थान पर देवनागरी हिंदी जो है वो फिर शासन में प्रयोग किए जाने लगी 19वीं शताब्दी के 7वें दशक में। बिहार और मध्य प्रांत में हिंदी को 8वें दशक में अपना लिया 19वीं शताब्दी के। लेकिन मुसलमानों के नाराज हो जाने के भय से उत्तरी पश्चिमी प्रांत में हिंदी को लागू नहीं किया गया और इससे परेशानी हो गई। 1900 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मैकडॉनेल ने बिना किसी पूर्व मंत्रणा के हिंदी को न्यायालयों की वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया और वहाँ से भी दोनों जो समुदाय हैं उन समुदायों में परेशानी क्योंकि मुसलमानों को ये डिसीजन पसंद नहीं आया तो दोनों समुदायों में परेशानी पैदा हो गई। अब विद्यार्थियों हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 1905 में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई, बंगाल का विभाजन हुआ। बंग विभाजन का राष्ट्रीय आंदोलन पर तो प्रभाव पड़ा ही, मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने में भी इसका बहुत योगदान है। लॉर्ड कर्जन ने विभाजन से पूर्व ही पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को यह आश्वासन दे दिया था कि नए सूबे में उनकी वही प्रधानता स्थापित हो जाएगी जो कभी मुस्लिम सूबेदारों के युग में थी। कर्जन की इसी नीति का पालन जो नया प्रांत बनाया गया, उस प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर और उसका उत्तराधिकारी जो है लैंसलॉट हेयर ने किया। इन अधिकारियों का प्रयास ढाका के नवाब के संरक्षण में एक सरकार परस्त और विभाजन को समर्थन करने वाला वर्ग तैयार करने वाला था। ये कि भाई वहाँ का जो नवाब और वहाँ की जो प्रजा है वो सरकार के इस कार्य को सही ठहराए और इस कार्य में अपनी जो सहमति, ये एक इनका उद्देश्य था। इसी समय इंग्लैंड में कोई राजनीतिक परिवर्तन हुआ। लिबरल सरकार में भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने संवैधानिक सुधारों के संबंध में घोषणा की। उसने विशेषतः शिक्षा के विस्तार, संचार साधनों के निरंतर विकास के संदर्भ में भारत में प्रतिनिधि शासन प्रणाली के विस्तार का समर्थन किया। लॉर्ड मार्ले जो कि भारत सचिव था, ये वहाँ से एक राजनीतिक नया एक पॉलिसी के तहत एक ये नया विचार आया। इस घोषणा ने मुसलमानों को उद्वेलित कर दिया। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के 15 साल के कार्यान्वयन में जो पेशेवर वर्ग लोग हैं, प्रोफेशनल, विशेषकर वकील वर्ग का, इन सभाओं में एक आधिपत्य हो गया, यूं कहें। 1893 से 1507 के मध्य केंद्रीय विधानसभा में केवल 12% स्थान मुसलमानों को प्राप्त थे, जबकि पॉपुलेशन में वो इससे ज्यादा थे। सरकारी नौकरियों में भी मुसलमानों की नियुक्ति के प्रश्न पर स्थिति कमजोर थी। 1904 में लॉर्ड कर्जन के आदेशों पर
किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया कि भारत की सेवा में लगे 75 रुपए या इससे अधिक सैलरी जो वेतन है उस पर काम करने वाले हिंदुओं की संख्या तो 1427 है और मुसलमानों की केवल 213। इस हिसाब से जो अनुपात है वो 7 हिंदुओं पर 1 मुसलमान पड़ता था। ये एक सर्वे लॉर्ड कर्जन ने 1904 में करवाया। विद्यार्थियों, आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको इसमें कि चुनाव प्रणाली के और भी विस्तार की संभावना ने और परेशानियां पैदा की और मुस्लिम वर्ग जो है वो आशंकित हो गया। इसलिए ये जो नए सुधार थे जो लॉर्ड मॉर्ले की तरफ से जो आया उसमें मुसलमानों को समुचित स्थान दिलाने के लिए वायसराय के सम्मुख विचार रखने का एक निश्चय किया गया और इस प्रयत्न में उस समय जो अलीगढ़ जो वहाँ का जो कॉलेज है उसके जो प्रिंसिपल हैं आर्कबोल्ड ने मुख्य भूमिका निभाई। अगस्त 1906 में आर्कबोल्ड जब शिमला में था, अलीगढ़ कॉलेज के सेक्रेटरी मोहसिन उल मुल्क ने आर्कबोल्ड को एक पत्र लिख करके ये कहा कि वायसराय के सामने इस विषय को रखा जाए और एक शिष्टमंडल वायसराय से मिले। ये जो सारी जो प्रैक्टिस चल रही थी और फिर शिष्टमंडल जो है वायसराय से मिलता है। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक 35 सदस्य 35 मेंबर्स शिष्टमंडल शिमला में वायसराय से मिला। वायसराय को दिए गए स्मृति पत्र में मुसलमानों की देश के हिंदू समुदाय के समान कई हितों पर कार्य करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उनके कुछ विशिष्ट हितों पर ध्यान आकर्षित किया गया। यह धारणा व्यक्त की गई कि इन विशिष्ट हितों की रक्षा प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा निर्वाचित सदस्य नहीं कर सकते। इसलिए मुस्लिम सदस्यों के निर्वाचन के लिए केवल मुसलमानों द्वारा निर्मित पृथक चुनाव मंडलों की स्थापना की मांग की गई। ये इस तथ्य पर बल दिया गया कि भविष्य में किए गए किसी संवैधानिक परिवर्तन में न केवल मुसलमानों की संख्या अपितु उनके राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व का भी ध्यान रखा जाए। लॉर्ड मिंटो ने अपने उत्तर में स्मृति पत्र में कही गई बातों को गंभीरता से स्वीकार किया और अपनी धारणा प्रकट करते हुए कहा कि किसी भी चुनाव प्रणाली का जिसमें भारत में बसे अनेक समुदायों की परंपराओं और मान्यताओं का समुचित ध्यान नहीं रखा गया हो, असफल होना स्वाभाविक है। उसने मुसलमानों को एक समुदाय के रूप में अपने प्रशासन में किए गए परिवर्तनों में पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। विद्यार्थियों, ये जो व्याख्यान हम पिछले व्याख्यान भी आपने सुने हैं सांप्रदायिकता पर, हमारे देखिए देश में मुसलमानों का शासन 1192 से माने, 1206 से माने, लेकिन तब से मुस्लिम रूलर यहाँ शासन कर रहे हैं।
सल्तनत काल भी आपने पढ़ा, मुगल काल भी आपने पढ़ा, अकबर को भी पढ़ा है, औरंगजेब को भी पढ़ा है। अच्छे बुरे शासक आए, मंदिर भी तोड़े गए, जजिया कर भी लगाया गया, लेकिन विद्यार्थियों, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम पीपल टू पीपल की यदि बात करें, एक आम हिंदू और एक आम मुसलमान की बात करें, तो हिंदुओं के मन में मुसलमान के प्रति कोई द्वेष नहीं था। मुस्लिम शासक औरंगजेब के प्रति नफरत हो सकती है, नफरत थी, क्योंकि उसने मंदिर तोड़े, उनके धार्मिक स्थानों को अपवित्र किया, उनकी मान्यताओं को खंडित किया, जजिया जैसे घृणित कर। यदि शासकों की कोई भी गलत नीति थी तो शासक से नफरत थी। किसी भी हिंदू राजा ने जिहाद का नारा नहीं दिया, ना हिंदू नेता ने जिहाद का नारा दिया, ना हिंदू प्रजा ने कोई ऐसा आंदोलन चलाया जिसको जिहाद की संज्ञा दी जा सके। यानी कि हिंदू मुसलमान सब प्रेम से रह रहे थे। यहाँ पर राजाओं की लड़ाइयाँ थी, नफरत थी तो राजा से थी, आम व्यक्ति से कोई नफरत नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद इस सोसाइटी में, इस भारतीय समाज में एक नया विष बीज, जिसको हम कहें पॉइजन सीडिंग, एक विष का बीज बोया और उसको सिंचित किया, समय समय पर उसको खाद, उसको जो भी उसको खुराक चाहिए वो खुराक दी, उसको पाल पोस के बड़ा किया और उसको पूरा एक यौवन अंग्रेज़ों ने प्रदान किया। और वो जो उन्होंने नफरत का बीज बोना प्रारंभ किया, वो अपने समय में जिनको उन्होंने पाला पोसा वो आज पूरे एक वट वृक्ष की तरह हैं। तो हम इस अध्याय में जहाँ भी चर्चा कर रहे हैं, इस व्याख्यान में जहाँ भी चर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पे अंग्रेजी सपोर्ट उनको इस बात के लिए है, ये पब्लिक वेलफेयर उनके अंदर हो, कहीं हो तो वो एक अलग बात हो सकती है, एक अलग वो डिबेट हो सकता है, लेकिन उनका मनसा पब्लिक वेलफेयर न हो करके, एक कम्युनिटी का वेलफेयर न हो करके, इस कम्युनिटी को अपने हिंदुस्तान में जो समाज है उसको तोड़ना था। डिवाइड एंड रूल, विद्यार्थियों फूट डालो और शासन करो। तो लॉर्ड मिंटो ने उनको पूरा आश्वस्त कर दिया कि भाई हम आपके उस पर बातचीत करेंगे। विद्यार्थियों, शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।